एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स स्टार्ट कर दिया था। उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे कि भाई और किस टाइप के उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और मैंने सबसे पहले ए बेस लिया था जिसमें अपन बात किए थे कि भाई मान लो कि बात मैं गियर को क्लासिफाई करना चाहता हूं तो भाई शाफ्ट कनेक्टेड किस टाइप के हैं उस पे बेस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, बात किए थे और उसमें से मैंने पहले आपको बता दिया था कि मान लो कि बात शाफ्ट कनेक्टेड है पैरेलल, शाफ्ट कनेक्टेड है मान लो कि बात पैरेलल है, तब किस किस टाइप के गियर होते हैं। उसके बाद मैंने बात किया था सेकंड कि भाई मान लो कि बात शाफ्ट का जो एक्सिस है वो इंटरसेक्टिंग वाला है, तब किस टाइप के गियर की बात करते हैं उसके बारे में भी अपन लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब बात करने वाले हैं थर्ड टाइप के। थोड़ा सा गौर कीजिएगा अपन कर क्या रहे हैं ना, बेस ए की बात कर रहे हैं उसमें भी अपन तीन टाइप की बातें कर रहे हैं। यदि शाफ्ट कनेक्टेड है पैरेलल तब कैसे टाइप के गियर की बात करेंगे, शाफ्ट कनेक्टेड है इंटरसेक्टिंग वाला तब कैसे टाइप के गियर की बात करेंगे। और अभी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई मान लो की बात शाफ्ट इस टाइप के कनेक्टेड, मान लो की बात एक्सिस ऑफ शाफ्ट है इस टाइप के कनेक्टेड है, ना ही वो पैरेलल है ना ही वो इंटरसेक्टिंग है, तब की बात करते हैं, तब किस टाइप का गियर अपन यूज करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, या फिर उसको किस टाइप का गियर बोलते हैं उसकी बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हेन एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। इसकी बात करने वाले हैं। कैसे सर, थोड़ा सा देखिएगा, मैं प्यार से ना एक एक्सिस बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये वाला है आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाला है आपके पास वाई एक्सिस और ये वाला है आपके पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहला केस सोचिएगा ना, बेस ए का पहला केस सोचिएगा, जब आपके पास एक्सिस ऑफ शाफ्ट पैरेलल थे तब मैं बात करूं तो मान लो कि बाद मेरा एक्स वाई प्लेन को मैं कंसीडर करता हूं तो शाफ्ट पैरेलल कैसे होंगे, ये वाला चीज। ठीक है, और एक ही प्लेन पे होंगे, सही बात है, तभी वो पैरेलल होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। सेकेंड केस की मैं बात करूं तो उसमें आपके पास जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट था ना वो इंटरसेक्टिंग था। मतलब क्या, उसी प्लेन की मैं बात करता हूं, एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं। मान लो कि बात एक्सिस ऑफ शाफ्ट ये एक है मेरा, दूसरा ये है, दोनों कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों भी एक ही प्लेन पर होंगे, एक्सिस ऑफ शाफ्ट एक ही प्लेन पर होंगे। लेकिन यहां पर बात चल रही है कि भाई वो पैरेलल भी नहीं है ना ही इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तब की बात करते हैं, तब आ गया 3D। ठीक है, मान लो की बात इस एक्सिस पे, मान लो की बात मेरा पहले शाफ्ट का एक्सिस ये है, ठीक है, और सेकंड इसके ना पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, वो वाला एक्सिस है ये वाला। ठीक है, आपको हालांकि यहाँ पर 2D पे दिख रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं आके इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन आप इंजीनियर हो, कॉमन सेंस है आपके पास। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा और कुछ ना कुछ इसके बीच डिस्टेंस होगा। समझ रहे हो बातें को? मान लो की बात समझिएगा, 3D की बात चल रही है ना, ये मेरे पहले शाफ्ट का एक्सिस है ये वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला शाफ्ट का एक्सिस है, तो मान लो की बात ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है और इसको मैं ऐसा रख दिया तो कहीं पर भी आपको दिखेगा कि भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा। 3D की बात चल रही है ना, तो ये इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप की केस की अपन बात करने वाले हैं और ऐसे शाफ्ट को बोलते हैं अपन स्क्यू शाफ्ट। ठीक है, ऐसे शाफ्ट को क्या बोलते हैं अपन? स्क्यू शाफ्ट। ये लिख लेता हूं मैं, ठीक है, स्क्यू शाफ्ट, ये पढ़े भी थे आदिम जमाना में। ठीक है, तो इस टाइप के शाफ्ट की बात कर रहे हैं, इस टाइप के शाफ्ट में अपन गियर किस टाइप का यूज करने वाले उसकी बात कर रहे हैं, या फिर किस टाइप का गियर बोलते हैं वो बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वही काम है कि भाई जब अपने को शाफ्ट मिल गया तो अपन लोग को एक जनरेटिंग लाइन बनाना है, फिर जनरेटिंग लाइन को रिवॉल्व कर देना है उन दोनों शाफ्ट के एक्सिस के अबाउट, और उसके बाद हमको एक सॉलिड मिलेगा। सॉलिड मिलेगा, सिंपल सा एक सॉलिड मिलेगा जो कि प्योर रोल कर सकता है या फिर रोल कर सकता है, सिंपल सा मैं बोलूं। अब उसके बाद अपने को करना पड़ता है टीथ कट। ठीक है, अपने को कट करना पड़ता है टीथ। ठीक है, उसके बाद अपने को मिल जाता है। क्यों करते हैं भाई, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टीथ कट क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को सेपरेशन अवॉइड करना है। ठीक है, सेपरेशन अवॉइड करना है, उसके लिए टीथ कट करते हैं, उसके बाद अपने को फाइनल गियर मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ना, तो प्यार से मैं एक काम करता हूं
कि सबसे पहले मैं एक्सिस ऑफ शाफ्ट बना लेता हूं एक। मान लो कि बात ये पहले शाफ्ट का एक्सिस है, ठीक है, और ये दूसरे शाफ्ट का एक्सिस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2D पर आपको दिखेगा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में रियल पे 3D पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों स्क्यू हैं। अब इसके लिए मैं एक जनरेटिंग लाइन बना लेता हूं जो कि ये दोनों शाफ्ट से भी स्क्यू है, मतलब ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात, ये मेरा क्या है, सिंपल सा जनरेटिंग लाइन है। ये मेरा जनरेटिंग लाइन है, और ये क्या चीज है, ये मान लो की बात, ये शाफ्ट 1 का एक्सिस है और ये शाफ्ट 2 का एक्सिस है, 2 का एक्सिस है। अब कुछ नहीं करना है, इस जनरेटिंग लाइन को रिवॉल्व कर देना है इस एक्सिस के अबाउट, इस जनरेटिंग लाइन को रिवॉल्व कर देना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको एक प्रोफाइल मिलेगा, एक सॉलिड मिलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो जब आप इसको रिवॉल्व करते हो, revolves about axis of shaft, तो आपको एक प्रोफाइल मिलेगा। और बेहतरीन बात आपको बताऊं बेटा, आपको मिलेगा कौन सा प्रोफाइल, हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल, ठीक है, हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल आपको मिलेगा, क्योंकि आप 3D पे बात चल रही है ना, आपको मिलेगा हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल, दोनों तरफ मिलेगा। दोनों एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करोगे, रिवॉल्व करेगा, तो दो आपको हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल मिलेगा। और जिस पर यदि आप टीथ कट करोगे, क्यों, टू अवॉइड सेपरेशन, तो आपको मिल जाएगा गियर, और ऐसे गियर को बोलते हैं अपन स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्पाइरल गियर। इसका एक और दूसरा नाम है, इसको ना अपन स्क्यू बेवल गियर भी बोलते हैं, स्क्यू बेवल गियर भी अपन इसको बोलते हैं। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो आपको ना स्क्यू बेवल गियर मिल गया, मतलब आप जब शाफ्ट का एक्सिस ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो किस टाइप का गियर का यूज करने वाले हो आप, स्पाइरल गियर या फिर स्क्यू बेवल गियर, सिंपल सा, ठीक है। कैसे दिखता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल भी कैसे दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, सॉरी, ये देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, जब जनरेटिंग लाइन को रिवॉल्व करोगे किसी, देखिए ये मान लो कि बात मेरा पहले शाफ्ट का एक्सिस है और दूसरे शाफ्ट का एक्सिस की बात करूं तो ये वाला है, ठीक है। जनरेटिंग लाइन को आप रिवॉल्व करोगे तो आपको एक हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल मिलेगा, वो आपको ये दिख रहा है, और ये हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल का एक सॉलिड रूप है। यहां पर भी बात करूं तो हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल का एक सॉलिड रूप है। दोनों हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल पर आप टिथ कट करोगे तो आपको एक गियर मिलेगा, और इसी गियर को मैं बोलता हूं स्पाइरल गियर या फिर स्क्यू बेवल गियर, ठीक है। कैसे वर्क करता है थोड़ा सा देखिएगा, कैसे वर्क करता है थोड़ा सा देखिएगा ना, ये देखिएगा, मैं मान लो कि बाद इस पे मोटर कनेक्ट कर दिया तो भाई ये रिवॉल्व होना और स्टार्ट कर देगा, रोटेशन होना स्टार्ट कर देगा, साथ ही साथ सेकंड वाले को भी ये रोटेट कर देगा। आई थिंक इस एनिमेशन से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई आपके पास स्क्यू बेवल गियर किस टाइप का वर्क करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन स्क्यू बेवल गियर या फिर स्पाइरल गियर। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, ठीक है, आपको स्पाइरल गियर पर एक चीज दिख रहा था कि भाई एक गियर है दूसरे गियर के अबाउट रोल कर रहा है, सिंपल सी बात है ना, रोल कर रहा है। और एक और बात, एक और चीज दिख रहा था कि आपका जो स्पाइरल गियर का जो टीथ है ना, वो किसके पैरेलल है, तो वो पैरेलल है जनरेटिंग लाइन के, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, टीथ आर पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन,
जनरेटिंग लाइन। एक और चीज वाला दिख रहा था आपको कि मैं बात करूं इस पर मोशन की बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा था एक रोलिंग मोशन, लेकिन बेटा यहां पर प्योर रोलिंग नहीं होता, थोड़ा सा समझिएगा बात को। मान लो कि बात एक मेरा स्पाइरल गियर है, सेकंड मेरा स्पाइरल गियर ये है, और इस पर यदि ये रोल करेगा तो देखिएगा ना यहाँ पर 3D पे बात चल रही है, तो ये रोल करते हुए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब इसमें प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। और भाई प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है तो भाई इसको चलने के लिए अपने को चाहिए कि जो अलोंग द टीथ है ना, जो आपके पास गियर बना है उसके अलोंग टीथ हल्का सा स्लाइड भी होना चाहिए, स्लाइडिंग जरूरी है इस पे, तभी आपके पास इसमें रोल होगा, ठीक है, और ये वर्क करेगा। मतलब एक चीज मुझे मिला है, मैं इसके मोशन की बात करूं तो इसमें प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है, प्योर रोलिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सही बात है। तो किस टाइप का मोशन होता है देखते हैं। इस पे मोशन की मैं बात करूं, मोशन की मैं बात करूं तो इसमें रोलिंग तो होता है, रोलिंग होता है, सही बात है, आपको दिख भी रहा होगा एनिमेशन के थ्रू, प्लस साथ ही साथ इसमें स्लाइडिंग भी होता है, स्लाइडिंग भी होता है। किधर होता है सर? अलोंग द टीथ, अलोंग द टीथ टू अवॉइड सेपरेशन, 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 सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो सर इसमें तो ना बेटा स्लाइडिंग हो गया, दिक्कत हो गया, स्लाइडिंग हो गया। और हमने लॉ ऑफ गियरिंग की बात की थी, तो भाई लॉ ऑफ गियरिंग में आपको मैंने बताया था कि भाई स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा ध्यान देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई जब लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि मान लो कि बात ये गियर है, ये सेकंड गियर है, दोनों प्योर रोलिंग पर है, मान लो की बात, तो बेटा आपके पास इसके अलोंग मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग कोई भी स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, मैंने ये बताया था, सही बात है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोई स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, कोई स्लिप नहीं होना चाहिए, तब वो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्लाइडिंग अलोंग द टीथ, अलोंग द टीथ, अलोंग द टीथ, हाँ वो पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोई भी प्रकार का स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का स्लिप नहीं होना चाहिए, तब लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होगा। तो भाई इस केस पे मैं बात करूं स्लाइडिंग होते हुए भी अलोंग द टीथ, आपके पास लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, मतलब आपके पास ओमेगा 1 इज अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा भी, ठीक है, मतलब ये लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अपना जो अरेंजमेंट है वो सही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं ना, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, अब इस पे स्लाइडिंग हो रहा है तो जाहिर से बात है फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग हो रहा है तो जाहिर से बात है इस पे फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा मतलब बहुत कुछ होगा, फ्रिक्शन होगा मतलब बहुत कुछ होगा, मतलब क्या? हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन होगा। ये सब तो इसका डिसएडवांटेज है भाई कि आपके पास फ्रिक्शन हो सकता है, हीट जनरेशन हो सकता है, ये सब इसके डिसएडवांटेज है। तो भाई कहां यूज करेंगे? बता ही दिया है, बता ही दिया है, जहां पर मान लो कि बात एक्सिस ऑफ शाफ्ट स्क्यू है तब की केस पे इस टाइप का गियर अपन यूज करते हैं। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि भाई बनाने की कोशिश करता हूं कि भाई हाइपरबोलाइडल प्रोफाइल कैसे बनने वाला है, स्पाइरल गियर कैसे बनने वाले, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। ये एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, ठीक है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ शाफ्ट है। और इसके जनरेटिंग लाइन की मैं बात करूं तो मान लो कि बात ये इसका जनरेटिंग लाइन है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल आपके पास टीथ होंगे, जो टीथ आप कट करोगे इसी के पैरेलल होगा, ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा,
ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपको ना कुछ एंगल दिख रहा होगा, जब आपने टीथ कट किया है तब आपको कुछ एंगल दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। मान लो की बात, इसको मैं साई से नाम दे देता हूं भाई, कि ये मान लो की बात साई है, ये जो एंगल है वो साई है, और इसी एंगल को अपन बोलते हैं स्पाइरल एंगल, स्पाइरल एंगल, ठीक है, स्पाइरल एंगल। क्लियर सी बात है, ठीक है भाई। चलिए और आगे बात करते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। मान लो की बात, ये जो मुझे मिला है, कुछ चीज मिला है, इसका मैं ये जो छुटकू वाला तरफ नहीं है, ये छुटकू वाला है, इस तरफ का मैं यदि एज अ गियर यूज करूं, इसको मैं यदि एज अ गियर यूज करूं, तो इस टाइप के गियर को मैं कहता हूं क्रॉस्ड हेलिकल गियर, क्रॉस्ड हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। और मान लो की बात, मैं इस बड़कू साइड की तरफ चले जाऊं, बड़कू साइड की तरफ चले जाऊं, और इसको मैं एक गियर की तरह यूज करूं, गियर की तरह यूज करूं, तो इस गियर को मैं बोलता हूं हाइपोइड, हाइपोइड गियर, ठीक है। और इसके इस साइड को यदि मैं एज अ गियर यूज करूं, तो उस गियर को मैं बोलने वाला हूं स्पाइरल गियर। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। ये आपके पास कुछ चीज है जिस पर टीथ कटा हुआ है, और सिंपल सी बात, इसके छुटकू साइड को मैं एज अ गियर ट्रीट करता हूं, गियर बनाता हूं, तो उस टाइप के गियर को मैं बोल दूंगा क्रॉस्ड हेलिकल गियर। यदि मैं बड़कू साइड को एज अ गियर ट्रीट करता हूं, तो उसको मैं बोलने वाला हूं हाइपोइड गियर। और इसके बाद इधर मैं कुछ दूरी तक भाई इसको मैं गियर की तरह यूज करता हूं, तो मैं उसको बोलने वाला हूं स्पाइरल गियर। सही बात है, एकदम क्लियर है? क्या यहां तक एकदम क्लियर है? चलिए भाई, ये तो ये थर्ड टाइप का है। चलिए अभी अपन बात कर रहे हैं किसका? थर्ड, जब एक्सिस ऑफ शाफ्ट ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तब की बात चल रही है। तो इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है, एक और बेहतरीन गियर है, मैं बात करूं वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म एंड वर्म व्हील। इसको मैं हटा लेता हूं, क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म एंड वर्म व्हील कैसे दिखता है मैं भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर देना चाहूंगा, नोट करवा देना चाहूंगा कि भाई वर्म और वर्म व्हील की बात कर रहा हूं, तो वर्म क्या होता है? वर्म होता है आपके पास लेस डायमीटर वाला गियर। वर्म क्या होता है? लेस डायमीटर वाला गियर, हिंदी में ही लिख लेता हूं, वाला गियर, ठीक है। वर्म व्हील की बात करूं तो ये होता है आपके पास हाई डायमीटर वाला गियर, या बिग डायमीटर वाला गियर लिखना चाहिए मुझे अच्छे से, बिग डायमीटर वाला गियर, ठीक है। वर्म की बात करूं, इसके स्पाइरल एंगल की बात करूं, तो ये इसका स्पाइरल एंगल एज कंपेयर टू वर्म व्हील ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। लिख लेता हूं मैं, हाई स्पाइरल एंगल, ठीक है। और बात करूं भाई कितना तक होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये 60 डिग्री से 65 डिग्री तक होता है, ठीक है। वर्म व्हील की बात करूं तो जो इसका स्पाइरल एंगल है ना, कंपेयर टू वर्म, ये लेस होता है, लेस स्पाइरल एंगल, ये 30 टू 35 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। तो बेटा वर्म एंड वर्म व्हील कैसे होता है मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, देखिएगा। थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी अपन बात कर रहे हैं कैसे भाई, कैसे सांप को अपन इंटरसेक्ट करा रहे हैं, कैसे सांप के बारे में, कैसे सांप की अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई जिसका एक्सिस ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। चलिए देखिएगा, ये वाले गियर अरेंजमेंट को देखिएगा, इसके मैं यदि एक्सिस की बात करूं, ये बड़कू वाला गियर का, तो इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड होने वाला है, आपको भी दिख रहा है। और साथ ही साथ ये छुटकू वाले गियर की मैं बात करूं, तो इसका जो एक्सिस है वो इसी प्लेन पर
along द एक्स एक्सिस होने वाला है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों शाफ्ट की एक्सिस की बात करूं, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, ये आपको दिख रहा है, क्लियर। और इस अरेंजमेंट में आप देखिएगा जो ये छुटकू वाला है ना, मैंने अभी अभी भी लिखाया है कि वॉर्म 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 मतलब क्या, लेस डायमीटर वाला गियर, लेस डायमीटर वाला गियर। तो इसमें लेस डायमीटर वाला गियर कौन सा है, ये वाला, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, वॉर्म बोलता हूं। और बिग डायमीटर वाला गियर कौन सा है बेटा, ये वाला है ना, तो इसको मैं बोलता हूं वॉर्म व्हील वॉर्म व्हील, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, वॉर्म व्हील। इसका जो स्पाइरल एंगल है वो हाई होता है, इसका जो स्पाइरल एंगल है वो लेस होता है, ठीक है। कैसे काम करता है थोड़ा सा देखिएगा एनिमेशन के थ्रू, देखिएगा इस टाइप का काम करता है, ठीक है। ये वॉर्म व्हील बोलते हैं इसको। कैसे कनेक्शन हो रहा है, कैसे मैटिंग हो रहा है, आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। कहां यूज होता है, ये होता है बेटा गिटार पे, थोड़ा सा बात करेंगे इस पे, ठीक है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहां तक तो आपको समझ आ गया। मैं थोड़ा सा ना इसको बनाने की कोशिश करता हूं इस डिजिटल बोर्ड पे, कि भाई कैसे दिखता है, आपको समझ आ गया होगा कैसे दिखता है, क्या होता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा वॉर्म, ठीक है। ये आपका वॉर्म है जो मस्त मौला से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। सही बात है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा वॉर्म है। तो वॉर्म व्हील कैसे दिखेगा उसको भी बनाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, ये बड़कू वाला जो गियर है इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, वॉर्म व्हील। ये है मेरे पास वॉर्म व्हील, सही बात है। चलिए ये वाली बात चल रही है, बता दिया डिफरेंस। वॉर्म की बात करूं लेस डायमीटर, वॉर्म व्हील की बात करूं बिग डायमीटर, स्पाइरल एंगल ज्यादा, स्पाइरल एंगल कम, सही बात है। सर ये कहां यूज होता है, कहां यूज होता है, ये होता है बेटा आपके पास स्पीड रिडक्शन रेशियो जब हाई हो ना तब इसका यूज होता है, ठीक है। या फिर मुझे आउटपुट पे ज्यादा टॉर्क चाहिए तब यूज होता है, क्लियर सी बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं ना, और आगे बात करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जो वॉर्म होता है ना बेटा, ये हमेशा हमेशा ड्राइवर होता है। ये जो होता है ना वॉर्म, ये हमेशा ड्राइवर होता है। और वॉर्म व्हील की बात करूं तो ये हमेशा ड्रिवन होता है, ड्रिवन होता है। मैं लिखवा लेता हूं भाई, मैं बात कर रहा हूं जो वॉर्म होता है वो हमेशा ड्राइवर होता है, लिख लेता हूं ऑलवेज, ऑलवेज ड्राइवर। और वॉर्म व्हील, वॉर्म व्हील ये ऑलवेज ड्रिवन होता है। मतलब ये जो वॉर्म है हमेशा इनपुट देगा, आउटपुट हमको मिलेगा वॉर्म व्हील पर।
ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वार्म व्हील पर मैं इनपुट दूं और वार्म पर मुझे आउटपुट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका यूज कहां होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर आपको स्पीड रिडक्शन रेशियो बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब आपका यहां यूज होता है। मतलब क्या क्या सर? स्पीड रिडक्शन रेशियो एक नया टर्म आया, ठीक है भाई, बात करते हैं इस पे। स्पीड रिडक्शन रेशियो मतलब आपको स्पीड को कम करना है, ठीक है। मान लो की बात ये जो वॉर्म है ये 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है भाई, रोटेट हो रहा है उस पे, तो भाई आपको स्पीड रिडक्शन रेशियो ज्यादा चाहिए, तो भाई इसका स्पीड कम हो जाए, ऐसा मुझे कुछ अरेंज करना है। और इस अरेंजमेंट के थ्रू आपका स्पीड रिडक्शन रेशियो होता है। कहां तक होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कहां तक होता है मैं आपको बताता हूं। चलिए बात करते हैं ना। मान लो कि मैं बात करूं, यहां पर मैं लिखता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ वॉर्म। सेकेंड कॉलम पे मैं लिखता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ वॉर्म व्हील। इस अरेंजमेंट की बात करूं तो यदि आप वॉर्म को 10 रिवॉल्यूशन दे तो आपको आउटपुट पे मिल जाएगा, वॉर्म व्हील पर मिल जाएगा 1 रिवॉल्यूशन। यहां तक इसका स्पीड रिडक्शन कर सकते हैं, समझ रहे हो। वॉर्म व्हील को 10 बार रोटेट करोगे तब जाके वॉर्म व्हील एक बार रोटेट करेगा, आप स्पीड को रिड्यूस कर दिए, सही बात है। चलिए आप इस अरेंजमेंट के थ्रू ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 30 रोटेशन आप किसको दो, वॉर्म को दो, तब जाके आपका जो वॉर्म व्हील है एक रोटेशन करेगा, समझ रहे हो। 30 बार आप वॉर्म को रोटेट कर दिए तब जाके आपका जो वॉर्म व्हील है वो एक बार रोटेट करेगा। इस अरेंजमेंट के हेल्प से आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 100 रिवॉल्यूशन दो, किसको, वॉर्म को, उसके बाद आपका जो वॉर्म व्हील है वो एक ही बार रोटेट करेगा। देख रहे हो, मजे देख रहे हो। आगे और देखिए, आप इसके हेल्प से ऐसा भी कर सकते हो कि 1000 रिवॉल्यूशन दो, किसको, वॉर्म को, तब जाके आपका जो वॉर्म व्हील है वो एक बार रोटेट करेगा, समझ रहे हो। और बढ़ाना चाहोगे, चलो ठीक है। 1250 दे दो, किसको, वॉर्म को, 1250 बार वॉर्म रिवॉल्व करेगा तब जाके आपका जो वॉर्म व्हील है एक बार रोटेट करेगा। यहां तक आप स्पीड रिडक्शन कर सकते हो, स्पीड को रिड्यूस कर सकते हो इसके हेल्प से। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, जब भी आपके पास स्पीड रिडक्शन रेशियो वाला जो बात आ जाए तो कौन से गियर को यूज करते हैं, ये वाला बात आ गया तो आप याद रखिएगा हमेशा कि अपन यूज करते हैं वॉर्म एम वॉर्म व्हील, ठीक है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। अच्छा ठीक है, चलो यूज कहां करते हैं मैं लिख लेता हूं ना। यूज जहां पर आए कि स्पीड रिडक्शन रेशियो आपको हाई चाहिए, वहां पर आप इसको यूज करते हो, सही बात है। एक और बात, और कहां पर यूज करते हैं, जब आपको आउटपुट पर हाई टॉर्क चाहिए तब भी आप इसको यूज करते हो। हाई टॉर्क चाहिए तब भी आप यूज करते हो। कैसे सर, थोड़ा सा देखिएगा, हाई टॉर्क चाहिए कैसे। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका स्पीड रिडक्शन रेशियो बहुत ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1250 तक गए हैं अपन, वॉर्म को 1250 बार रिवॉल्व किया तब जाके अपना वॉर्म व्हील एक बार रोटेट किया है। और एक और बात पता है कि जब भी मैं किसी अरेंजमेंट की बात करता हूं तो यदि उसकी एफिशिएंसी 100% है तो उसमें किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं होता है। मतलब जहां जितना पावर इस वॉर्म पर है उतना ही पावर मेरा वॉर्म व्हील पर होगा। ये बात तो सही है। चलिए बात करते हैं। मैं मान लो की बात मैं ये मानूं कि भाई आपके पास जो वॉर्म का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 है, ठीक है, ये वॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी है। और मैं ये भी मानूं कि भाई ω2 आपके पास वॉर्म व्हील का एंगुलर वेलोसिटी है, ये वॉर्म व्हील का
एंगुलर वेलोसिटी है, तब की केस बात कर रहा हूं ना, तो मैं ये मान रहा हूं कि एफिशिएंसी 100% है, मतलब आपके पास पावर, जो पावर मान लो कि बात वार्म का पावर P1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और अच्छे से बात करूं तो पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ इंटू ओमेगा 1, तो ये टाउ 1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ 2 इंटू ओमेगा 2। सही बात है, टाउ 2 इंटू ओमेगा 2। और मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 है। सही बात है, तभी तो स्पीड रिड्यूस होगा अच्छा खासा। चलो ठीक है भाई, तो भाई जाहिर से बात है कि यदि ओमेगा 2 लेस देन ओमेगा 1 है, तो भाई आपका जो टाउ 2 है वो ग्रेटर देन टाउ 1 हो जाएगा। मतलब आपको जो आउटपुट पर जो टॉर्क मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। सही बात है, आउटपुट पर जो टॉर्क मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। और मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन बहुत जगह इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करूं, एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन बहुत जगह इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ओवरहेड क्रेन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर अपन यूज करते हैं। ठीक है, गिटार में भी यूज करते हैं अपन, गिटार में भी अपन यूज करते हैं इसको। सही बात है, गिटार में भी अपन यूज करते हैं। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा तो कैसे यूज करते हैं। कहां चले गया, ठीक है, ये देखिएगा गिटार में जो तार होता है ना बेटा, इसको टाइट करने के लिए अपन वार्म एंड वार्म व्हील यूज करते हैं। इसके पीछे देखिएगा, ये देखिएगा, ये यहां पर आपको ना यहाँ पर वार्म दिख रहा होगा और यहाँ पर वार्म व्हील दिख रहा होगा। ठीक है, अब टाइट करना है आपको, तो टाइट करने के लिए ये वार्म एंड वार्म व्हील अपन यूज करते हैं गिटार पे, सिंपल सा। ठीक है, ये वार्म है, ये वार्म व्हील है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं सर, कि वार्म एंड वार्म व्हील ही यूज क्यों करते हैं सर, कोई दिक्कत है क्या अपन दूसरा चीज करने पे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। असल में जो वार्म एंड वार्म व्हील है ना, इसमें ना सेल्फ लॉकिंग वाला चीज होता है, सेल्फ लॉकिंग हो जाता है, ये सेल्फ लॉकिंग हो जाता है। ठीक है, समझिएगा बात को। कहां चले गया, हाँ, सेल्फ लॉकिंग हो जाता है। कैसे सर, कि मतलब आप इसको ना रोटेट करोगे तो ये रोटेशन होगा इस पे। ठीक है, लेकिन अब ये रोटेट अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करके फिर से वापस नहीं चले जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। सोचिएगा गिटार को आप ना उसके तार को टाइट कर रहे हैं, टाइट करेंगे, अब रिवर्स डायरेक्शन पे हो जाए तो फिर से वो तार लूज हो जाएगा। सही बात है ना, तो इसमें सेल्फ लॉकिंग होता है, मतलब एक बार टाइट करने के बाद वहां पर लॉक हो जाएगा, वो लूज नहीं होगा। ठीक है, वो लूज नहीं होगा, वो टाइट का टाइट ही रहेगा। इसलिए यहां पर सेल्फ लॉकिंग वाला इसमें कंडीशन होता है, इसलिए अपन इसको गिटार पे यूज करते हैं, ओवरहेड क्रेन पर यूज करते हैं। खुद सोचिए ना यार, खुद सोचिएगा, ओवरहेड क्रेन मतलब क्या, ओवरहेड क्रेन मतलब क्या, देखिएगा। मान लो कि बात ये आपके पास छत है, ये नीचे आपके पास ग्राउंड है। सही बात है, अब यहां से आप वार्म एंड वार्म व्हील लगा करके आप किसी हैवी मटेरियल को उठा दे रहे हैं। ठीक है, वार्म एंड वार्म व्हील की मदद से आप हैवी मटेरियल को उठा दे रहे हैं और यहां तक ये पहुंच गया, मान लो की बात। अब इसको ना आपको दूसरी जगह लोकेट करना है, तो इसको आप स्लाइड करके दूसरी जगह ले जाओगे। सही बात है, अब मान लो की बात इसमें सेल्फ लॉकिंग नहीं होता, तो सेल्फ लॉकिंग नहीं होता तो ये रिवर्स डायरेक्शन पे चले जाता और ये फिर से गिर जाता। तो चांसेस है आप एक्सीडेंट होने के, भाई बिल्कुल ना, चांसेस है एक्सीडेंट होने के। तो इसीलिए यहां पर सेल्फ लॉकिंग होता है, इसलिए यहां पर आप ओवरहेड क्रेन पर यूज करते हो, साथ ही साथ गिटार पर यूज करते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बेटा ध्यान दीजिएगा ना, अब सेल्फ लॉकिंग कंडीशन हो गया, मतलब इसमें मैं बात करूं बेटा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसमें मैं बात करता हूं बेटा फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ अब फ्रिक्शन आ गया तो भाई आपके पास हीट जनरेशन भी होगा, हीट जनरेशन होगा। ठीक है, हीट जनरेशन भी ज्यादा होगा, और इसको अच्छे से ऑपरेट करने के लिए लुब्रिकेशन बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, लुब्रिकेशन जरूरी है, लुब्रिकेशन जरूरी है भाई, नीडेड। सही बात है, ये आपको क्लियर हो गया होगा वार्म एंड वार्म व्हील क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना।
अब आगे बढ़ते हैं, अब ना बी बेस की बात करते हैं। याद रखिएगा अपन बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, जिसमें मैंने एक ए बेस की बात किया था, जो ए टाइप की बात किया था, उसमें मैंने बात किया था कि भाई आपके पास जो एक शाफ्ट है वो कनेक्शन किस टाइप का, शाफ्ट के बीच के कनेक्शन किस टाइप का है, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो पैरेलल है, क्या वो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग दोनों नहीं है, इसकी बात किया था। अब बी की बात करूं, बी टाइप की, तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। बी बेस की मैं बात कर रहा हूं, बी बेस की मैं बात कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग, ये मैंने आपको लिखाया था। अब इसके बेस पर बात करते हैं कि टाइप ऑफ गियरिंग किस टाइप का होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ गियरिंग के बेस पर अपन ना गियर को दो टाइप का अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, देखिएगा, टाइप ऑफ गियरिंग के बेस पर अपन गियर को दो टाइप का क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो एक्सटर्नल गियरिंग हो, एक्सटर्नल गियरिंग हो, या फिर इंटरनल गियरिंग हो, इंटरनल गियरिंग हो। ये दो टाइप के अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ना आगे। एक्सटर्नल गियरिंग की बात करूं तो किस टाइप का दिखता है, तो अभी आपको मैंने जितना गियर बताया, जितने एनिमेशन बताया गियर का, जो मेटिंग गियर का एनिमेशन बताया, वो सबके सब एक्सटर्नल गियरिंग ही था। इसमें क्या होता है, सिंपल सा, कि मान लो कि बात मेरे पास एक गियर है, ये गियर है, ये मेरा सेकंड गियर है जो कि छुटकू गियर है, ये छुटकू गियर है, दोनों मेटिंग कर रहे हैं भाई, सिंपल सा। और मैं इस पर बात करूं तो भाई ये मैंने कहा कि ये एक्सटर्नल गियरिंग है, तो गियरिंग है तो भाई जाहिर से बात है इस पर टीथ होंगे, ये टीथ रहेगा। और इसके मैं टीथ की बात करूं तो ये एक्सटर्नल टीथ होता है, एक्सटर्नल टीथ होता है, ठीक है। इस पे पर मैं बात करूं तो इसमें भी एक्सटर्नल टीथ होता है, मतलब ऊपर साइड लगा होगा भाई, कुछ नहीं, ऊपर साइड कट होगा टीथ, सिंपल सी बात है। चलो इसके डायरेक्शन की बात करूं, मान लो की बात ये कहां चली गया, हाँ, इसकी डायरेक्शन की बात करूं, मान लो ये छुटकू वाला गियर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो आपके पास बड़कू वाला गियर है ना, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होंगे। एक और बात, जब भी एक्सटर्नल गियरिंग की बात करेंगे तो जो छुटकू वाला गियर है ना, वो हमेशा ड्राइवर की तरह एक्ट करता है, और छुटकू वाला गियर को ही मैं बोलता हूं पिनियन, एक स्पेसिफिक नेम है इसका, पिनियन, पिनियन। और बड़कू वाला गियर को मैं बोलूंगा सिंपल सा गियर, ठीक है। मैं लिख लूं क्या, ठीक है, मैं लिख लेता हूं। ये जो छुटकू गियर है, छोटा गियर, इसको मैं क्या बोलूंगा, पिनियन, पिनियन। और यहां पर लिखता हूं मैं बड़ा गियर, बड़ा गियर की मैं बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं सिंपल सा गियर या फिर व्हील, ठीक है, गियर। पिनियन की बात करूं तो पिनियन में आपके पास एक्सटर्नल टीथ होगा, एक्सटर्नल टीथ होगा, साथ ही साथ गियर की मैं बात करूं तो इस पर भी एक्सटर्नल टीथ होगा, एक्सटर्नल टीथ होगा, सही बात है। डायरेक्शन की मैं बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो ये आपके पास अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये अपोजिट रहेगा, मतलब एक यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इंटरनल गियरिंग की। एक और चीज, तो भाई एक्सटर्नल गियरिंग किस टाइप का दिखता है, थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, वैसे आप देख चुके हो, ठीक है, आप देख चुके हो कि एक्सटर्नल गियरिंग पे मेटिंग किस टाइप का होता है, आप देख चुके हो। चलिए इस पर गियर वाला देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास मस्त से व्हील है, इसके पेरिफेरल के आउटवर्ड साइड पर आपके पास टीथ कटा हुआ है, ठीक है। इस पर भी मैं बात करूं तो आउटसाइड पर ही टीथ कटा हुआ है, तो इस टाइप के गियर को मैं बोलता हूं एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है। और ये छुटकू वाला गियर है इसलिए मैं इसको पिनियन बोलूंगा, और ये बड़कू वाला गियर है इसलिए मैं इसको एक सिंपल सा गियर ही बोलने वाला हूं, सही बात है। चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटरनल गियरिंग की।
इंटरनल गियरिंग की। इंटरनल गियरिंग की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल गियरिंग की बात करते हैं। तो इंटरनल गियरिंग पे क्या होता है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कि एक बड़कू गियर होता है, एक बड़कू गियर होता है, ठीक है, जिसके इनर सरफेस पे आप टीथ कट करोगे, समझ रहे हो, ये आउटर सरफेस हो गया, इनर सरफेस हो गया, तो इनर सरफेस पे आप टीथ कट करोगे और जिसके साथ मेट होगा एक छुटकू गियर, ठीक है, ये मान लो कि बात एक छुटकू गियर है जो उसके अंदर पे इसके हाथ मेटिंग पे रहेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए मैं बात करता हूं ना, इसमें भी दो टाइप के आपको गियर दिख रहे होंगे, एक बड़कू गियर एक छुटकू गियर, लेकिन डिफरेंस क्या है इंटरनल गियरिंग पे और एक्सटर्नल गियरिंग पे, तो आपका जो छुटकू गियर है ना बड़कू गियर के साथ एक्सटर्नली मेट कर रहा था, लेकिन यहां पर मैं बात करूं ये छुटकू गियर बड़कू गियर के साथ इंटरनली मेट कर रहा है, सिंपल सी बात है ना, यही डिफरेंस है। और बात करें इस पे, तो ये जो छुटकू गियर है ना, छुटकू गियर, इसको मैं छुटकू गियर है इसलिए मैं इसको फिर से बोल दूंगा ये पिनियन है, पिनियन है, लेकिन इस बड़कू गियर का ना एक स्पेसिफिक नेम है भाई, उसको मैं बोलता हूं एनुलर गियर, एनुलर गियर या फिर रिंग गियर, या फिर रिंग गियर। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं यहां पर, एक है आपके पास छोटा गियर, एक है आपके पास बड़ा गियर, ठीक है, छोटे गियर की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, पिनियन बोलने वाला हूं, और बड़ा गियर को मैं बोलने वाला हूं एनुलर गियर, एनुलर गियर या फिर रिंग गियर, इस चीज को मैं रिंग गियर भी बोलता हूं, ठीक है। एक और बात, चलिए आगे बात करते हैं ना थोड़ा सा, ये जो छुटकू वाला गियर है ना जिसको मैं पिनियन बोल रहा हूं, इस पर जो टीथ कटा होगा इसके पेरिफेरल के आउटसाइड पर होगा, सही बात है, पेरिफेरल के आउटसाइड पर होगा, मतलब इसका जो टीथ है ना बेटा वो एक्सटर्नल टीथ है, ठीक है, छुटकू गियर की बात कर रहा हूं तो इसका जो टीथ है वो एक्सटर्नल टीथ है, एक्सटर्नल टीथ है। और बड़कू गियर की बात करो, देखो तो बड़कू गियर कहां पर है, हाँ ये वाला बड़कू गियर, बेटा आप इसके साथ मेट करना है तो जाहिर सी बात है ये जो बड़कू गियर का जो टीथ रहेगा वहां कहां पर कट होगा, तो इसके इनर सरफेस पर होगा, मतलब इसके टीथ की बात करूं तो ये इंटरनल टीथ है, ठीक है, इंटरनल टीथ है, मैं लिख लेता हूं इंटरनल टीथ है। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है कि भाई आपके पास जो इंटरनल गियरिंग होता है वो किस टाइप का होता है, थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूंगा थ्रू एनिमेशन। ये रहा, देखिएगा बड़कू गियर जिसको मैंने एनुलर गियर या फिर रिंग गियर कहा है, छुटकू गियर जिसको मैंने पिनियन कहा है, सिंपल सा पिनियन कहा है। बड़कू गियर को देखिएगा टीथ कहां पर कट है, इसके इनर सरफेस पर, ठीक है, इनर सरफेस पर, और छुटकू गियर की बात करूं तो इसके आउटर सरफेस पर टीथ कट कर दिया गया है। काम कैसे करता है एनिमेशन के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, काम कैसे करता है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये रहा तो बी बेस, बी बेस पर मैंने क्या बात किया भाई, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग, गियरिंग पे दो टाइप के टाइप हो सकते हैं, एक तो इंटरनल गियरिंग और दूसरा एक्सटर्नल गियरिंग। अब सी की बात करते हैं, सी बेस की बात करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टीथ वेलोसिटी, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मुझे, अकॉर्डिंग टू टीथ वेलोसिटी, सिंपल सा,
और मेरा टीथ वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि बेटा आपके पास जो गियर है ना उसका पेरिफेरल वेलोसिटी कितना है, वो कितना है। ठीक है, टीथ वेलोसिटी का कहने का मतलब ये है कि इसके जो पेरिफेरल वेलोसिटी है ना वो कितना है। पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब क्या, देखिएगा देखिएगा, मान लो कि बात आपके पास एक गियर है, ये गियर है और गियर के आउटर साइड पर एक टीथ कट किया गया है या फिर इनर साइड पे भी टीथ कट किया गया है यदि इंटरनल गियरिंग की बात करूं। और ये जो गियर है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ मैं इसके रेडियस की बात करूं तो मान लो कि बात कैपिटल आर है, तब इसके वेलोसिटी की बात करूं, इस टीथ के वेलोसिटी की बात करूं या फिर इसके पेरिफेरल वेलोसिटी की बात करूं, उसके डायरेक्शन की बात करूं तो टुवर्ड्स इस टाइप होगा भाई, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ ओमेगा। सही बात है। और इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर ओमेगा होने वाला है। ठीक है, आर ओमेगा होने वाला है, यही मेरा पेरिफेरल वेलोसिटी होने वाला है। ठीक है, इसके अकॉर्डेंस पे अपन बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डेंस पे अपन बात कर रहे हैं। तो भाई मान लो कि बात इसका जो पेरिफेरल वेलोसिटी है या फिर टीथ वेलोसिटी है v, वो लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मैं बोलने वाला हूं लो स्पीड गियर, लो स्पीड गियर। ठीक है, और मान लो की बात ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी है ना वो 3 से बड़ा है, साथ ही साथ 15 से छोटा है, किस यूनिट पर, मीटर पर सेकेंड पर, तो इसको मैं बोलने वाला हूं मीडियम स्पीड गियर, मीडियम स्पीड गियर। और यदि मान लो की बात इसका जो पेरिफेरल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसको मैं बोलने वाला हूं सिंपल सा हाई स्पीड गियर, हाई स्पीड गियर। ठीक है, ये रहा आपके पास सी बेस अकॉर्डिंग टू टीथ वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टीथ वेलोसिटी, या फिर बात करें, अब बात करते हैं डी बेस की, अब बात करते हैं डी बेस की। और डी बेस पर मैंने आपसे बात किया था भाई कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टीथ। ठीक है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले जब ए बेस की बात की है तो भाई कभी कभी आपका जो टीथ है वो स्ट्रेट होता है, कभी कभी कर्व होता है, कभी कभी इंक्लाइन होता है, उसके बेस पर बात करें कि भाई टीथ किस टाइप का है आखिर। ठीक है, क्या वो इंक्लाइंड है, क्या वो कर्वेचर पे है, या फिर क्या वो स्ट्रेट है, इसके बेस पर बात करते हैं। तो इसके बेस पर मैं बात करूं तो भाई आप इसको ना 3 टाइप का क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं स्ट्रेट टीथ वाला गियर। तो स्ट्रेट टीथ वाला गियर पर क्या क्या आएगा, सिंपल सा मैं बात करूं स्पर गियर, तो ये भाई एक स्ट्रेट टीथ वाला गियर है। मैं बात करूं स्ट्रेट बेवल गियर, वो भी आपके पास एक स्ट्रेट टीथ वाला गियर है। स्ट्रेट बेवल गियर की बात करूं तो ये भी एक स्ट्रेट टीथ वाला गियर है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं सेकंड बात कर सकते हैं इंक्लाइंड टीथ वाला गियर, इंक्लाइंड टीथ वाला गियर। तो इस पे क्या क्या हो सकता है, सिंपल सा हेलिकल गियर की मैं बात करूं तो हेलिकल गियर आपके पास एक इंक्लाइंड टीथ वाला गियर है। चाहे आप बात करें हेरिंगबोन, याद रखिएगा हेरिंगबोन मतलब क्या, डबल हेलिकल गियर, हेरिंगबोन या फिर डबल हेलिकल गियर, ये भी आपके पास एक इंक्लाइंड टीथ वाला गियर है, डबल हेलिकल गियर। ठीक है, चलिए और बात कर सकते हैं, और कैसे बात कर सकते हैं, कर्व्ड वाला गियर, कर्व टीथ वाला गियर, कर्व टीथ वाला गियर। तो मैंने आपको अभी बताया था इस पे स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर ये आपके पास एक कर्व टीथ वाला गियर है, स्पाइरल गियर, या इसी को मैं क्या बोलता हूं सिंपल सा स्क्यू बेवल गियर, स्क्यू बेवल गियर। ये आपके पास बेवल गियर कर्व टीथ वाला गियर है। क्या यहां तक बात समझ आई, ठीक है भाई। चलिए, तो ये रहा आपके पास क्लासिफिकेशन, आप गियर कैसे कैसे पढ़ें थोड़ा सा और देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, लास्ट में एक सारांश बना लेते हैं, समरी। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ गियर की।
ठीक है, मैंने 4 बेस लिया था। ए बेस की बात करूं तो मैंने बताया आपको भाई कि शाफ्ट किस टाइप का कनेक्शन है, उस पर बात करता हूं। इसमें से मैंने पहला टाइप बताया था कि मान लो कि बात शाफ्ट जो है वो पैरेलल है, तब किस टाइप का गियर मुझे मिला था, तो मुझे मिला था स्पर गियर। स्पर गियर सही बात है। यदि शाफ्ट, साथ ही साथ एक और मिला था मुझे हेलिकल गियर, स्पर गियर, साथ ही साथ मुझे मिला था हेलिकल गियर। ठीक है, यदि आपके पास जो शाफ्ट है ना वो इंटरसेक्टिंग वाला है, सेकंड मैंने कहा था कि भाई शाफ्ट यदि इंटरसेक्टिंग वाला है तब आपको मिला था सिंपल सा बेवल गियर। बेवल गियर सही बात है। और यदि आपके पास जो शाफ्ट है ना ही इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, तब आपको मिला था, यदि पैरेलल भी नहीं है साथ ही साथ इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो आपको मिला था सिंपल सा स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर सही बात है। चलिए, ये रहा ए बेस की बातें। ठीक है, अब बात करते हैं बी बेस की। बी बेस की बात, जिस पर मैंने बात किया था कि भाई टाइप ऑफ गियरिंग किस टाइप का है, तो दो टाइप का आपको मिला था। एक तो मिला था इंटरनल गियरिंग, और सेकंड आपको मिला था एक्सटर्नल गियरिंग। किस किस टाइप का नाम रखते हैं मैंने आपको बता दिया था। इंटरनल गियरिंग पे बात करूं तो बड़कू गियर को अपन क्या बोलते हैं, एनुलर गियर या फिर सिंपल सा रिंग गियर। जबकि एक्सटर्नल गियरिंग की बात करूं तो बड़कू गियर को अपन सिंपल सा गियर बोलते हैं और छुटकू गियर को पिनियन बोलते हैं। सही बात है। तो ये रहा बी बेस की। सी बेस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पेरिफेरल वेलोसिटी, कि भाई टीथ का वेलोसिटी कितना है, उस पे बेस बात पर किया था भाई। तो अपन सिंपल सा देखे थे कि भाई मान लो कि बात v लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड है तो उसको अपन लो स्पीड गियर बोलेंगे, सिंपल सा। और यदि v 3 से बड़ा है और 15 से छोटा है तब इसको मीडियम वेलोसिटी गियर बोलेंगे। और यदि v ग्रेटर देन 15 है तो इसको हाई वेलोसिटी गियर बोलने वाले हैं। और डी बेस की मैं बात करूं तो डी बेस पर मैंने बताया था कि भाई आपके पास टाइप ऑफ टीथ कैसा है। ठीक है, टीथ का प्रोफाइल किस टाइप का है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें पहला कि स्ट्रेट टाइप गियर हो सकते हैं, सही बात है। सेकंड अब मैंने आपको बताया था कि इंक्लाइन टाइप गियर हो सकते हैं। जिस पर मैं बात करूं इंक्लाइन टाइप ऑफ गियर पे, तो हेलिकल गियर है, सिंपल सा हेलिकल, डबल हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, ये सब इंक्लाइन टाइप ऑफ गियर पे आ जाएंगे। थर्ड टाइप की बात करूं तो भाई आपके पास कर्व वाला जो गियर है उस पर वो आ सकता है, कर्वेचर वाला गियर। तो भाई इस टाइप के कर्वेचर वाला गियर कौन कौन सा होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था स्पाइरल गियर, या फिर उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्यूबेबल गियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, एक ओवरव्यू भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।